नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रीय कर्ज की, जो अब 37 ट्रिलियन डॉलर के एक चौंकाने वाले आंकड़े को पार कर चुका है। जी हाँ, $37 ट्रिलियन। हमारे पास इससे जुड़ा एक विश्लेषण है, अमेरिकी कर्ज, वैश्विक प्रभाव और आपकी जेब पर असर। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं कि ये इतना बड़ा कर्ज आखिर है क्या, बिल्कुल। और ये दुनिया को, भारत को और मतलब हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित कर सकता है। हाँ, जरूर। तो सबसे पहले एकदम सरल शब्दों में अगर समझें, ये राष्ट्रीय कर्ज होता क्या है? हाँ, देखिए, इसको ऐसे समझिए कि जैसे अमेरिकी सरकार एक, मान लीजिए, एक बड़ा परिवार है। अच्छा। उसकी कुछ आमदनी होती है जो टैक्स वगैरह से आती है, और फिर खर्चे होते हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवा है, सेना है, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, है ना? हाँ हाँ। तो जब ये खर्चे आमदनी से लगातार ज्यादा होने लगते हैं, तो सरकार को उधार लेना पड़ता है। उधार लेना पड़ता है, ठीक है। जी, सरकार बॉन्ड जारी करती है और लोग या दूसरे देश उसे खरीदते हैं। यही उधार साल दर साल जुड़ता जाता है और फिर ये इतना विशाल राष्ट्रीय कर्ज बन जाता है। और ये अब 37 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है। हाँ, $37 ट्रिलियन, मतलब 37 के आगे 12 शून्य। बहुत बड़ी रकम है ये। बाप रे, ये आंकड़ा इतना बड़ा हो कैसे गया? मतलब इसके कुछ खास कारण रहे होंगे? हाँ, बिल्कुल। इसके कई कारण हैं असल में। एक तो देखिए, सरकार का लंबे समय से अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करने का एक पैटर्न रहा है। खासकर जो बड़ी योजनाएं हैं, सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर, इन पर खर्च बहुत ज्यादा है। अच्छा। दूसरा, आपको याद होगा 2020-22 में कोविड महामारी आई थी। हाँ बिल्कुल। उस दौरान जो राहत पैकेज दिए गए, उन पर बहुत भारी खर्च हुआ। अकेले उसी ने कर्ज में करीब करीब $5 ट्रिलियन जोड़ दिए। 5 ट्रिलियन सिर्फ कोविड राहत से? जी हाँ। फिर 2017 में टैक्स में कुछ कटौती की गई थी, जिससे सरकार की आमदनी थोड़ी कम हुई, लेकिन खर्चे तो बढ़ते ही रहे। और अब जो सबसे बड़ी चुनौती बन रही है, वो है इस बढ़ते कर्ज पर ब्याज चुकाना। सिर्फ 2024 में ही अनुमान है कि ब्याज पर करीब $1 ट्रिलियन खर्च होंगे। $1 ट्रिलियन सिर्फ ब्याज? जी, सिर्फ ब्याज। ये रकम कई छोटे देशों की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। और चिंता की बात यह है कि करीब 10 साल पहले ये कर्ज आज के मुकाबले लगभग आधा था। तो बढ़ोतरी बहुत तेजी से हुई है। हाँ, ये तो वाकई बहुत तेज बढ़ोतरी है। अच्छा, ये तो सोचने वाली बात है ही। लेकिन क्या ये सिर्फ अमेरिका की ही दिक्कत है, या फिर इसके तार मतलब पूरी दुनिया से जुड़े हैं? नहीं नहीं, यही तो बात दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ अमेरिका की समस्या बिल्कुल नहीं है। देखिए, अमेरिकी डॉलर जो है वो दुनिया की रिजर्व करेंसी है। हाँ, ग्लोबल ट्रेड उसी में होता है ज्यादातर। बिल्कुल। वैश्विक व्यापार, फाइनेंस सब डॉलर के इर्द गिर्द घूमता है। हाँ। तो अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर या उसकी कर्ज चुकाने की क्षमता पर दुनिया का भरोसा डगमगाता है, तो फिर वैश्विक निवेशक मतलब इन्वेस्टर्स वो घबरा सकते हैं। वो अमेरिकी सरकारी बॉन्ड बेचना शुरू कर सकते हैं। अच्छा। और इससे न सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट आ सकती है। ओह। अगर डॉलर कमजोर होता है, तो बाकी देशों के लिए क्या होता है कि तेल, सोना या दूसरी जरूरी चीजें जो वो आयात करते हैं वो महंगी हो जाती हैं। हाँ, क्योंकि पेमेंट तो डॉलर में करनी होती है अक्सर। बिल्कुल। और साथ ही जिन देशों ने या कंपनियों ने डॉलर में कर्ज ले रखा है, उनके लिए उसे चुकाना भी ज्यादा महंगा हो जाता है। तो असल में अमेरिका का कर्ज ना दुनिया के लिए एक तरह का, क्या कहते हैं, रिस्क प्रीमियम जैसा बन गया। एक अदृश्य खतरा। हाँ, जब भी अमेरिका में कोई आर्थिक चिंता बढ़ती है, उसका असर कहीं ना कहीं हम सब पर पड़ता ही है, खासकर भारत जैसे उभरते बाजारों पर। अच्छा, ये तो हुई वैश्विक तस्वीर। अब अगर हम इसे थोड़ा और पास लाएं, भारत के नजरिए से देखें, तो भारत पर इसका क्या और कैसे असर पड़ता है? हाँ, तो भारत पर इसका असर आप देखिए कई लेवल पर होता है। पहला, जब अमेरिका अपने कर्ज को संभालने के लिए या मान लीजिए महंगाई को काबू करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाता है, जो अभी हाल में हुआ भी है। जी हाँ, बिल्कुल। तो अक्सर क्या होता है कि विदेशी निवेशक, जिन्हें हम FIIs कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिकी बॉन्ड्स में लगाने लगते हैं। क्यों? वहां ज्यादा सुरक्षित लगता है? हाँ, उन्हें वहां जोखिम कम और रिटर्न तुलनात्मक रूप से ज्यादा सुरक्षित लगता है। अब जब ये पैसा यहां से बाहर जाता है, तो हमारे शेयर बाजार जैसे सेंसेक्स है, निफ्टी है, उन पर दबाव बनता है, वो गिर सकते हैं। अच्छा, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, वैश्विक अनिश्चितता बढ़ती है। डॉलर की मांग बढ़ती है, तो हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो सकता है। हाँ, ये तो हम देखते ही रहते हैं। और जब रुपया कमजोर होता है, तो हमारे लिए कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान या बाकी जो भी हम आयात करते हैं, वो सब महंगा हो जाता है। और इससे सीधे सीधे देश में महंगाई बढ़ सकती है। यानी आयात महंगा
तो महंगाई ज्यादा। बिल्कुल। और एक और चीज होती है, ऐसे अनिश्चित माहौल में अक्सर लोग सोने को ज्यादा सुरक्षित निवेश मानते हैं। तो भारत में सोने की मांग बढ़ जाती है और कीमतें भी ऊपर जा सकती हैं। अच्छा, तो एफआईआई का पैसा बाहर जाना, रुपया कमजोर होना, महंगाई बढ़ना और सोना महंगा होना, ये सब जुड़ा हुआ है। हाँ, ये सब आपस में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो ये तो वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर की बातें हो गईं, लेकिन क्या इसका असर किसी आम इंसान की जेब पर भी पड़ता है? मतलब हम लोगों को इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? हाँ हाँ, बिल्कुल पड़ता है। ये जो पूरी वैश्विक उथल पुथल है ना, ये सीधे सीधे हमारे पर्सनल फाइनेंस को प्रभावित कर सकती है। कैसे? देखिए, जैसे हमने बात की कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो अक्सर ये देखा गया है कि वैश्विक रुझानों को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई पर भी यहाँ दरें बढ़ाने का दबाव बन सकता है। अच्छा। और अगर आरबीआई दरें बढ़ाता है तो फिर हमारे होम लोन, कार लोन या कोई और पर्सनल लोन लिया हो तो उसकी ईएमआई यानी मासिक किश्त वो बढ़ सकती है। ओह हाँ, ये तो सीधा असर हुआ। बिल्कुल। दूसरा, जैसा हमने कहा, विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं तो शेयर बाजार में अस्थिरता आती है। अब अगर किसी ने म्यूचुअल फंड में या सीधे शेयरों में निवेश किया है तो उसके रिटर्न पर असर पड़ सकता है ना? हाँ, निवेश में उतार चढ़ाव आ सकता है। जी। और तीसरा, जो हमने रुपए के कमजोर होने की बात की, हाँ, उसका तो सीधा असर हमारी जेब पर है। पेट्रोल डीजल महंगा होता है। आयात वाला सामान जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, इनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। और अगर कोई विदेश घूमने जाने का सोच रहा है तो वो भी महंगा हो जाता है। तो असर तो बिल्कुल पड़ता है। ऐसी वैश्विक आर्थिक सच्चाई है जिसके झटके भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर हमारी अपनी बचत और खर्चों तक महसूस किए जा सकते हैं। ये दिखाता है कि आज दुनिया आर्थिक रूप से कितनी ज्यादा आपस में जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये स्थिति हमें यही याद दिलाती है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था एक बहुत ही जटिल जाल की तरह है। एक कोने में कोई हरकत होती है तो उसकी लहरें दूसरे कोने तक पहुंची जाती हैं। और देखिए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। इन लगातार बदलते वैश्विक वित्तीय हालातों में क्या सिर्फ ब्याज दरों या शेयर बाजार पर नजर रखना काफी है, या लोगों को अपने व्यक्तिगत वित्तीय भविष्य को और मजबूती से सुरक्षित करने के लिए कुछ और भी सोचने की जरूरत है? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि पारंपरिक तरीकों से आगे क्या किया जा सकता है। जी बिल्कुल। शायद अब नए सिरे से सोचने का समय